अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 305 का लेसन नंबर 33 कर रहे हैं। 32 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 33 में बेसिकली हम पढ़ेंगे जी स्कूल वाइड प्रिवेंटिव डिसिप्लिन प्रैक्टिस। अब हम देखेंगे, शुरुआत में हमने देखा बच्चों का क्या किरदार होता है स्कूल में, यानी कि स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट वो क्या रोल प्ले करते हैं। फिर एज ए टीचर हमने देखा। अब हम स्कूल वाइड की तरफ चलेंगे, यानी कि होल स्कूल। अब इसमें आपके पास प्रिंसिपल भी आ जाएंगे, टीचर्स भी आएंगे और स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो ये टॉपिक नंबर 193। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। स्कूल वाइड कमिटमेंट टू डिसिप्लिन पहला टॉपिक है आपका, यानी कि 193। अब बेसिकली हमसे कहा ही गया कि कमिटमेंट जो होती है वो हर एक को शो करनी पड़ती है, यानी कि ऑन द पार्ट ऑफ ऑल स्टाफ, पूरा स्टाफ उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस्टेब्लिश करे और मेंटेन करे स्टूडेंट बिहेवियर को एक एसेंशियल प्री कंडीशनर ऑफ लर्निंग के थ्रू, यानी कि एक खास तरीके से जैसे वो डिज़ायर चाहता है स्टाफ या स्कूल चाहता है कि डिसिप्लिन में स्टूडेंट रहें, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो इसे इस्टेब्लिश करे, वो पूरे स्टाफ की। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया था कि स्कूल वाइड एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ कंडीशन विल विच इनहेबिट लर्निंग। 194 टॉपिक है जी हाई बिहेवियर एक्सपेक्टेशन। बेसिकली यहाँ पे हाई बिहेवियर एक्सपेक्टेशन दो तरीके से हम लोग देखेंगे। फेलियर टू मीट, या यूं कह लें कि द एक्सपेक्टेशन आर स्ट्रिक्टली एडहेयर्ड टू। Failure to meet with the desired behavior expectation lead to pre-established and communicated negative consequences. हाई बिहेवियर एक्सपेक्टेशन, अगर हम बात करते हैं एक प्राइवेट स्कूल की या गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों के दरमियान, तो हम देखेंगे बहुत पुअर डिसिप्लिन होगा गवर्नमेंट स्कूल में। स्टाफ जो होगा वो खुद वेल डिसिप्लिन और वो खुद भी इतना ज़्यादा डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखेगा। ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो वेल डिसिप्लिन स्कूल होते हैं, वहाँ का जो स्टाफ होता है वो काफ़ी डिसिप्लिन होता है। वो कम्युनिकेट करता है हाई एक्सपेक्टेशन को स्टूडेंट बिहेवियर के अंदर। वो बच्चों को इतना ज़्यादा इंकरेज करता है कि उनके एक बिहेवियर एक हाई एक्सपेक्टेशन पे पहुंच जाता है। अगर वो ऐसा ना करें तो क्या होगा? देखें, वो ऐसा नहीं करेंगे तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अक्कर हो जाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी और यूं वो उनका डिज़ायर बिहेवियर फेलियर की तरफ, बहुत बड़े फेलियर की तरफ चला जाएगा। टॉपिक नंबर 195, क्लियर एंड ब्रॉड बेस्ड रूल। हम लोगों ने शुरू में देखा था रूल्स बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर चीज़ में। तो हम बात करते हैं जी कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि वो सही समझाए गए हों बच्चों को, ताकि उनका बिहेवियर बेस्ट हो सके। याद रखें, रूल, सेंसेशन और प्रोसीजर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स से मिल के बनाया करें। ये एक यूँ कह लें कि स्कूल के लिए है कि एक एडवाइस दी गई कि क्या चीज़ें मिल के बन सकती हैं और जिन पे बच्चे अच्छे तरीके से अमल कर सकते हैं। वो रूल्स हो गए, सेंसेशंस हो गए और प्रोसीजर्स हो गए। अब जब स्टूडेंट खुद बनाएंगे तो हम लोगों ने पीछे ऑनरशिप रिवॉर्ड देखा था, लेसन नंबर आई थिंक 31 में था या 29 में था। तो जो ऑनरशिप आती है बच्चे के अंदर, वो उसका ख्याल रखेगा, उसे उसका बिहेवियर उस चीज़ के रिलेटेड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब बच्चे खुद मिल के रूल्स बनाएंगे, मतलब पेनल्टीज भी बनाएंगे कि ओके रूल्स तोड़ा तो ये सज़ा मिलेगी, ये सारा, और बच्चे उसे ऑन करेंगे, उससे बिलोंगिंग करेंगे, यानी कि उसके ख्याल करेंगे और फिर वो उस रूल पर अमल भी करेंगे। इसके बाद है जी टॉपिक नंबर 196, वार्म स्कूल क्लाइमेट। स्कूल क्लाइमेट को भी बेहतरीन होना चाहिए। एक सोशल क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट एज ए इंडिविजुअल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न करता है। स्टूडेंट एक एज इंडिविजुअल, यानी एक इज अ टिपिकल ऑफ वेल डिसिप्लिन स्कूल, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर शुड टेक इंटरेस्ट इन द। अब वार्म स्कूल क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एक तो उसमें स्टूडेंट को होना चाहिए, हर स्टूडेंट को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए, बेहतरीन डिसिप्लिन स्कूल हो जाता है। अब दो चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं जिसमें टीचर और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, वो इंटरेस्ट देते हैं या शो करते हैं। फर्स्ट इज द पर्सनल गोल, सेकंड इज अचीवमेंट, थर्ड है जी प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एंड सपोर्ट देम इन देयर एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट से पता करे कि अगर वो बैड बिहेवियर शो कर रहा है
सच पीरियड ऑफ टाइम, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चे को सुनने की क्या प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काम करे। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? पढ़ाई के अलावा जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल के अंदर उन्हें हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। स्पोर्ट्स हो गई, ड्रामाज हो गए, एक्सेट्रा, इस तरह की सारी चीज़ें ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। टॉपिक नंबर 197, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू टीचर। याद रखिए, जहाँ भी अथॉरिटी आएगी इसका मतलब है कि हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल इज अथॉरिटी, यानी कि वो इंसान जो हर चीज़ को कंट्रोल करता हो, जिसके पास पावर ऑफ ऑटोनमी हो, तो वो होती है जी अथॉरिटी, तो वो प्रिंसिपल के पास होती है। अब प्रिंसिपल के लिए चाहिए कि वो वेल डिसिप्लिन स्कूल अगर बनाना चाहता है तो वो एक डेलीगेट अथॉरिटी बनाए टीचर्स के अंदर, जो कि रूटीन स्कूल रूटीन, या यूँ कह लें कि क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉब्लम के अंदर जो रूटीन्स, क्यों इसे कह लें, रुक के मैं इसे सही करके आपको बताती हूँ कि प्रिंसिपल जो होता है वो वेल डिसिप्लिन स्कूल का सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। अब जब वो वेल अथॉरिटी होती है ना, तो वो उसके लिए उसे क्या कुछ करना चाहिए, वो एक डेलीगेट अथॉरिटी बनाए टीचर्स की, जो कि जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है ना उनके डिसिप्लिन में रोज़मर्रा की, उन्हें हैंडल करे। Principal should assess teacher to improve their classroom management and discipline skill by arranging for staff development activities as need. अब प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो टीचर्स को अश्योर कराए कि वो अपने क्लासरूम के मैनेजमेंट को बेहतरीन रखें, डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, और ये सारा काम करके वो एक अच्छा स्कूल बना सकता है। टॉपिक नंबर 198, क्लोज टाइज विद कम्युनिटीज। अब हम कम्युनिटीज की तरफ पढ़ते हैं जी। डिसिप्लिन स्कूल्स आर दोज, बेसिकली अब हमारे पास डेफिनेशन आ गई, व्हाट आर डिसिप्लिन स्कूल्स। Disciplined schools are those which have a high level of communication and partnership with the communities they serve. याद रखें, डिसिप्लिन स्कूल वो होता है जिसमें दो चीज़ें होनी चाहिए डिसिप्लिन स्कूल में। एक तो होता है उसमें हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा वो अपनी कम्युनिटीज़ जो उसके साथ काम कर रही होती हैं उनके साथ उसका बिहेवियर। तो एज इंग्लिश में अगर हम इस बात को लेते हैं तो हम कहेंगे कि डिसिप्लिन स्कूल आर दोज which have a high level of communication and partnership with their communities they serve. क्या कहते हैं जी? They serve. The school have higher than average incidence of parent involvement in school function. अब ऐसे जो schools होते हैं ना जिनमें high level of communication होती है, वो schools काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं बच्चों के साथ, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें, और जो उनके बच्चों के अंदर जो बिहेवियर चेंजेस आ रही होती हैं, स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे कि ओके ये स्कूल के गोल्स हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, और बच्चे का बिहेवियर इस तरफ जा रहा है। तो ये था जी लेसन नंबर 33। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 34 पर। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। 34 है जी लेसन नंबर क्लासरूम डिसिप्लिन। अब हम डायरेक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन पर आ गए हैं। टॉपिक नंबर 199, दैट इज द प्राइमरी एम ऑफ डिसिप्लिन वेल मैनेज क्लासरूम इज टू ट्रेन स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन। अब हम अगर क्लासरूम डिसिप्लिन की बात करें तो एक अहम मकसद होता है डिसिप्लिन, क्लासरूम डिसिप्लिन का, कि वेल मैनेज क्लास होनी चाहिए। अब वेल मैनेज क्लास कौन सी होती है? वो क्लास जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है, वो खुद को एक पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन में ढाल लेते हैं। अब टीचर जो होती है उसकी क्या जिम्मेदारी है क्लासरूम को एज अ डिसिप्लिन शो करने की? तो टीचर स्टांस इन द क्लासरूम क्या क्या है? आई केयर अबाउट यू, टीचर हर बच्चे को बताए कि उसे उसकी परवाह है। आई नो दैट यू कैन बिहेव एंड लर्न वेल, और टीचर ये भी उस बच्चे को रियलाइज कराए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, या मुझे तुम्हारी परवाह है और मुझे यकीन है कि तुम बेहतर कर सकते हो इससे भी ज़्यादा। आई वॉन्ट टू हेल्प यू डेवलप इन टू अ मोर आई मेच्योर यू। तो टीचर वही चीज़ कि टीचर बच्चे को बता सकती है कि तुम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इससे ज़्यादा बेहतर होने में। ना कि टीचर आए और डंडे उठा के मारना शुरू कर दे, वो एक बिल्कुल रॉन्ग ओपिनियन यहाँ पे आ जाएगा जी।
यूजिंग रिवार्ड इन द क्लासरूम, हम लोगों ने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रिवार्ड की बात की थी, तो याद रखें ये दोनों रिवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके सारे के सारे एजुकेशन 3 और 5 पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखे हुए हैं। यूजिंग रिवार्ड इन द क्लासरूम, अब जब बच्चों को रिवार्ड मिलेगा क्लासरूम में तो उसका क्या इफेक्ट होगा। टॉपिक नंबर 200। अगर हम बात करते हैं कि रिवार्ड होता क्या है, अ रिवार्ड इज अ डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सुटेबल बिहेवियर, एफर्ट और अचीवमेंट। क्या चीज़ है जी रिवार्ड? अ डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सुटेबल बिहेवियर, एफर्ट्स एंड अचीवमेंट। एक रिवार्ड एक ऐसा तोहफा है जो कि एक टीचर सेट करती है किसी भी गोल को, और बच्चे को वो देखती है कि ओके बच्चा उस पर अमल कर रहा है, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, उसके एफर्ट कितनी ज़्यादा हैं और उसने क्या अचीव किया है, एंड एंड वो उसे इनाम देती है। बेसिकली रिवॉर्ड वो चीज़ है। रिवॉर्ड शुड बी अटेनेबल बाय रीजनेबल एफर्ट। अब रिवॉर्ड लिया कैसे जा सकता है? एक एफर्ट करके, एक रीजनेबल एफर्ट करके। फॉर इफ दे आर टू ईजी और टू हार्ड टू अर्न, दे लूज देयर मोटिवेशनल वैल्यू। बट यहाँ पे एक बात कही गई कि देखिए रिवॉर्ड तो आप देंगी, बट अगर आप ऐसे करेंगे कि बच्चा छोटा सा काम करेगा और उसे बहुत आसान लगेगा रिवॉर्ड लेना, बल्कि आपने उसे रिवॉर्ड दे दिया, या वो बहुत मेहनत करेगा, आखिर में आके उसे रिवार्ड मिलेगा, इन दोनों तरीके से मोटिवेशन वैल्यू को लूज किया जाता है। यानी कि बच्चे के अंदर, बच्चा कहता है ओके फाइन, इतना आसान है मैं नहीं लेता, इतना मुश्किल है तभी वो नहीं लेगा। सो ज़रूरी है कि दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाए। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी व्हाट आर द circumstances that affect that lose their student to their motivation value, बच्चे किस तरह अपनी मोटिवेशन वैल्यू ख़त्म कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं या उसे ज़ाया कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बाय रिवार्ड। बाय रिवार्ड शुड बी अटेनेबल बाय रीजनेबल एफर्ट, यानी कि अगर रीजनेबल एफर्ट होगी तो रिवार्ड देना चाहिए। अगर बहुत कम या बहुत इजीली होगी या बहुत मुश्किल से अर्न करेंगे बच्चे, तो वो लूज़ करेंगे मोटिवेशन वैल्यू को। अब पेनल्टीज़ की बात करते हैं जी। क्लासरूम में हमने रिवार्ड की बात की, रिवार्ड के फ़ौरन साथ हमारे पास पेनल्टीज़ भी आता है। अब पेनल्टीज़ कैसी होनी चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि उठें और मारना शुरू कर दें। जो गलती की है उस गलती के अकॉर्डिंग आप उसे सज़ा दें। पेनल्टी इज़ अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। पेनल्टीज़ क्या हैं? ये न चाहते हुए बिहेवियर की, यूँ समझ लें एक ऐसा बिहेवियर जो आपको पसंद नहीं है, उसके लिए एक सज़ा है। तो पेनल्टीज जो होती हैं वो फिट द क्राइम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसे? फिट द क्राइम। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है जी, पेनल्टी शुड फिट द क्राइम। याद रखिएगा, फिट द क्राइम। अब फिट द क्राइम क्या होता है? ना तो वो बहुत सख्त हो ना बहुत इजी हो, यानी कि नीदर टू हार्श नॉट ट्राइवल। पेनल्टीज में इंक्लूड, अब पेनल्टीज में क्या क्या आ सकता है? रिडक्शन ऑफ ग्रेड्स, आप उसके नंबर काट लें, लॉस ऑफ प्रिविलेज, referral to an administrator. टॉपिक नंबर 202, अवॉइड नाइस टीचर सिंड्रोम। अच्छा, अब हम दोबारा टीचर्स की तरफ आ गए। आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर नाइस टीचर सिंड्रोम, या डिस्कस हाउ टू अवॉइड नाइस टीचर सिंड्रोम। नाइस टीचर सिंड्रोम एक ऐसा ट्रैप है जिसमें जो नए नए टीचर होते हैं वो फंस जाते हैं। ये एक ऐसा है कि टीचर शो करना चाहता है बच्चे को कि मैं बहुत अच्छा हूँ। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। टीचर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे को ये कहे कि ओके मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, आप जो करेंगे मैं आपके साथ हूँ, ये वो। ये एक नाइस टीचर सिंड्रोम होता है। ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का ट्रैप होता है। एक दफ़ा टीचर इसमें फंस गया तो समझ गया, फिर ना वो डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकता है ना वो क्लास को सही तरीके से पढ़ा सकता है। अब हम देखते हैं, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप दैट इम्प्रिजन मैनी बिगिनिंग टीचर। अवॉइड द नाइस टीचर सिंड्रोम। अवॉइड करें। टीचर को हमेशा सख्त होना चाहिए। टीचर बताए बच्चे को कि अगर मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ तो अगर आप मुझसे एक दफ़ा पूछेंगे फ़ाइन मैं बताऊँगी, 10 दफ़ा पूछेंगे बताऊँगी, बट एट द मोमेंट जब मैं पूछूँगी आपने नहीं बताया तो आपकी खैर नहीं है। तो टीचर को इतना सख्त ज़रूर होना चाहिए, बट इतना इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना वो एक मुहावरा था मेरे ज़हन से अभी निकल गया है, चले आएगा तो मैं बताऊंगी। These teachers want their student to like them and thus give
them unnecessary allowance. अब ऐसे जो टीचर होते हैं जिनके अंदर ये सिंड्रोम होता है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट अ नाइस टीचर सिंड्रोम, तो इन नाइस टीचर सिंड्रोम द टीचर जो होता है वो चाहता है कि स्टूडेंट उसे पसंद करें, तो वो इस वजह से उन्हें गैर ज़रूरी अलाउंस देता है, यानी कि उसे इजाज़त दे देता है उन बच्चों को जो दिल चाहे वो करें बच्चे। अब इससे ये होता है कि बच्चे का जो मुंह में आएगा वो बोलेगा, तो वो एक डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर प्रोड्यूस हो गया। और ये जब बहुत हद से ऊपर चला जाता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्री हो जाते हैं ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इन्हें हैंडल करना। तो टीचर को एज ए टीचर ही रहना चाहिए। अब देखें जी 203 में है टॉपिक नंबर एक्सरसाइज प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। अब कैसे एक्सरसाइज टीचर करा सकती है? अब टीचर का काम है कि बताए बच्चे को कि वो आप अगर बुरा बिहेवियर करोगे तो मैं उसे कभी भी टॉलरेट नहीं करूँगी, अगर आप गलत करोगे तो मैं आपको सज़ा दूँगी। याद रखें, वेल प्लान क्लासरूम एक्टिविटीज़ रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। क्या चीज़ डिस्ट्रप्शन को रिड्यूस करती है? वेल प्लान क्लासरूम एक्टिविटीज़। टॉपिक नंबर 204 टीच सेल्फ डिसिप्लिन। अब टीच सेल्फ डिसिप्लिन बेसिकली ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की। अब टीचर क्या करती है, वो बच्चे को बताती है कि आपने अपना बेहतरीन रवैया रखना है, आपके एक्शन सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कि आप करेंगे, और मैं आपको हर उस चीज़ पर पनिश करूँगी जो गलत होगी। तो टीचर स्टूडेंट टू सेल्फ डिसिप्लिन, या यूँ कह लें कि टीच स्टूडेंट टू सेल्फ रिस्पेक्ट देम सेल्फ एंड दिस विल लीड टू सेल्फ डिसिप्लिन। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को बताए कि वो अपनी रिस्पेक्ट भी करे और अपने साथ बच्चों की रिस्पेक्ट भी करे। इस तरह सेल्फ डिसिप्लिन पे काम किया जा सकता है। तो ये था जी लेसन नंबर 34। अब हम चलते हैं 35 पर। क्लासरूम डिसिप्लिन ही पे हम चल रहे हैं, अभी तक पार्ट 2 आ गया हमारे पास। टॉपिक नंबर 205 है जी डीलिंग विद डिस्ट्रप्शन 1। अब टीचर कैसे डील कर सकती है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी ऑफ स्कूल वाइड की अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल है, बट एट द मोमेंट व्हेन क्लास इज स्टार्ट तो टीचर होती है अथॉरिटी क्लासरूम की। याद रखें, क्लास लेवल पे टीचर होती है और स्कूल लेवल पे हमारे पास प्रिंसिपल अथॉरिटी होंगे। अब टीचर जब है अथॉरिटी क्लासरूम में, तो वो हर बुरे रवैये को उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे मतलब उसे बताए कि डेटर करे, कि उसे कंट्रोल करे, उसे एड्रेस करे और बताए कि ये आपका बिहेवियर बुरा है। अब वो अपनी क्लासरूम में रूल्स बनाए, एक्सपेक्टेशन बनाए और फिर उनके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस भी सेट करे और बच्चों को उन सारी चीज़ों पे अमल करने का पर इन्फोर्स करे, उन्हें कहे कि आपने ये सब करना है। डीलिंग विद डिसरप्टिव पार्ट 2। अब देखते हैं जी इशू अ डायरेक्ट डिसीज। अब क्या क्या इन इशू आते हैं? कॉन्फ्रंट द स्टूडेंट, रेप्रीमेंड, बीफेम, ऑब्जेक्टिव। 207 टॉपिक है जी कॉशन विद द डिसिप्लिन। अब हम कॉशंस की तरफ आते हैं, यानी कि एहतियाती तदबीर क्या क्या हो सकती हैं या क्या क्या उसकी चीज़ें आ सकती हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स आर क्रिटिकल। देखें, किसी बच्चे को पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। टीचिंग कॉल फॉर पर्सनल सेल्फ कंट्रोल। और टीचिंग जो होती है वो एक ऐसा काम है जिसमें इंसान टीचर अपने सेल्फ को कंट्रोल करती है, वो अपनी पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग बच्चों को डील नहीं करती। अगर करेगी तो प्रॉब्लम आएंगे। अगर टीचर किसी बच्चे को फेवरेट कहती है, किसी को बुरा कहती है और क्लास में वो उसे पढ़ाना शुरू करे और इस नज़रिए के साथ पढ़ाना शुरू करे तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम अरोज हो जाती हैं। और टीचर जो होती है उसे चाहिए कि वो प्रोफेशनल पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करे, क्लास में काम रहे, कंट्रोल करे अपने इमोशन पर। टॉपिक नंबर 208। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि आपके पास अगर क्वेश्चन का आता है ना क्वेश्चन, या तो आप ये लिखते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, बट आपके मर्जी है कि आप क्या लिखें। इसमें होगा कि पर्सनल रिस्पॉन्स आर क्रिटिकल, तो टीचिंग कॉल फॉर प्रोफेशनल सेल्फ कंट्रोल, फॉलो प्रोफेशनल पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, स्टे काम एंड कंट्रोल ऑफ योर इमोशन। या आप लिख लीजिए स्टे इन कंट्रोल, एक ही चीज़ है। नेवर ओवर रिएक्ट, ये भी एक ही चीज़ है। नेवर अटैक द पर्सन वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, कीप योर ईगो आउट व्हेन डीलिंग विद द स्टूडेंट डिस्ट्रप्शन।
अब मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ ना, तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, इससे मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, टू द पॉइंट है, हर चीज़ इसमें प्रॉपर है। आप पहले आप लिखेंगे देयर आर 4 क्वेश्चंस व्हिच टेक द टीचर फॉर डिसिप्लिन स्टूडेंट, वन इज स्टे इन, देयर आर मैनी, सॉरी आप लिखेंगे देयर आर मैनी क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास 8 क्वेश्चंस बनी हुई है ना, तो आप कहेंगे देयर आर मैनी बट सम ऑफ देम आर एज फॉलो। स्टे इन कंट्रोल, पॉइंट 1, नेवर ओवर एक्ट, 5 मार्क्स के। अगर आपके पास टाइम है तो दो लाइनें किसके लिख दें कि स्टे इन कंट्रोल, टीचर आर रिस्पॉन्सिबल, टीचर शुड बी, या यूँ कह लें कि पर्सनल रिस्पॉन्स आर क्रिटिकल, या टीचर शुड कंट्रोल देयर सेल्फ, देयर इमोशंस, नेवर ओवर एक्ट, नेवर अटैक द पर्सन वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, कीप योर ईगो आउट, टीचर को अपनी ईगो को आउट रखना चाहिए जब वो स्टूडेंट की डिस्ट्रप्शन से डील कर रही होती है। इसके बाद ही आपके पास दोबारा वही चीज़ चल रही है। अब टीचर का क्या काम है, वो मॉनिटर करेगी और चेकिंग करेगी टास्क परफॉर्मेंस को, जो कि डेटा कर है रेपिटेशन ऑफ माइनर एरर। माइनर एरर को ख़त्म करने के लिए जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, टीचर का काम है कि उसे मॉनिटर भी करेगी और चेक भी करेगी। यूज विद इट नेस एंड ओवरलैपिंग टू अवॉइड माइनर डिस्ट्रप्शन। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है जी, यूज विद इट नेस एंड ओवरलैपिंग टू अवॉइड माइनर डिस्ट्रप्शन। अब ये 3 एमसीक्यूज आपके बने हैं, यूज फिल इन ब्लैंक एंड ओवरलैपिंग टू अवॉइड माइनर डिस्ट्रप्शन। तो विद इट नेस हो गया, या आपके पास आ सकता है जी, यूज विद इट नेस एंड फिल इन ब्लैंक टू अवॉइड फिल इन द ब्लैंक्स, ओवरलैपिंग और माइनर डिस्ट्रप्शन। 210 आ गया जी आपके पास टॉपिक 210, रेमिडिएटिंग क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉब्लम। अगर हम बात करते हैं जी ग्रुप के बारे में, तो स्टूडेंट द यूज ऑफ स्ट्रक्चर इन विच रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर मेटेड आउट टू ग्रुप बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल with those group have found effective in remediating behavior। अब कहा गया क्या कि जो कि अब एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसमें रिवार्ड भी है, पनिशमेंट भी है एक ग्रुप के अंदर, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रुप अपने मिस बिहेवियर को कंट्रोल कर लेगा। ट्रेनिंग इन सेल्फ अवेयरनेस, वैल्यू clarification, cooperation and development of helping skill has been successfully used to improve the behavior of misbehaving student। अब मिसबिहेविंग स्टूडेंट के इम्प्रूव कैसे करें टीचर, तो ट्रेनिंग उन्हें करने, सेल्फ अवेयरनेस उन्हें बताए, वैल्यू क्लैरिफिकेशन बताए मैडम सर जो भी है, कोऑपरेशन टीचर बेसिकली कोऑपरेशन के बारे में बताए, डेवलपमेंट ऑफ हेल्पिंग स्किल के बारे में काम करे। तो ये चारों चीज़ें मिल के बच्चे के मिसबिहेविंग बिहेवियर को ठीक कर सकता है। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया था कि पी ट्यूटोरिंग structure lower the incidence of misbehavior in classroom depending on the situation। Student with behavior problem may serve as either tutor or tutees। अब कहा यह गया कि क्लास एक ग्रुप बनाएं, उसमें बच्चे जो मिसबिहेव करें उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसे बताएं कि आपने अपने पूरे ग्रुप को इस बारे में बताना है। वो बच्चा क्या तो ट्यूटर बन जाए या ट्यूटीज हो जाए। ट्यूटर जो पढ़ाता है और ट्यूटीज भी यही चीज़ होता है, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के वो अपना पूरा ग्रुप को क्लियर कर देता है। चलते हैं लेसन नंबर 36 की तरफ, टॉपिक 211 यानी 211, रियलिटी थेरेपी। अब हम प्रोग्राम की तरफ आ गए जी, स्पेसिफिक डिसिप्लिन प्रोग्राम। व्हाट आर रियलिटी थेरेपी। अब रियलिटी थेरेपी क्या क्या हैं, उसके चीफ फीचर्स क्या हैं, याद रखें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। रियलिटी थेरेपी इन्वॉल्व टीचर helping student make positive choices by making clear the connection between student behavior and consequences। यानी कि रियलिटी थेरेपी टीचर्स को इन्वॉल्व करती है, टीचर्स हेल्प करती हैं स्टूडेंट की ताकि वो उनके पास एक पॉजिटिव चॉइस आए, वो क्लियरली कनेक्शन शो करें अपने बिहेवियर के साथ और उनके एक कॉन्सिक्वेंसेस जो सेट हो चुके होते हैं। चीफ फीचर क्या होते हैं जी, क्लास मीटिंग, क्लियरली कम्युनिकेटेड रूल्स, द यूज ऑफ प्लान एंड कॉन्ट्रास्ट। क्लास मीटिंग होनी चाहिए, बच्चों को रूल्स बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, और जो बच्चे प्लान बनाते हैं, टीचर इनफैक्ट प्लान बनाती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो उनको वो यूज़ करें। A positive approach to discipline। अब इसमें होता क्या है, अब देखें
teacher respects for student and instilling in them a sense of responsibility. The program is grounded in teachers respect for student. अब टीचर कितना रिस्पेक्ट करेगी स्टूडेंट को और वो उसे बताएगी क्योंकि आप बहुत अहम हो, तो बच्चे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हम अब डायग्राम देखते हैं जी, अ पॉजिटिव अप्रोच टू डिसिप्लिन। पहली डायग्राम में हमारे पास आएगा जी, बी रिस्पेक्टफुल, बी रिस्पॉन्सिबल, बी रेडी। 3 क्लासरूम के अंदर चीज़ें होती हैं, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए और हर काम के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब रिस्पेक्टफुल में क्या आएगा, कीप हैंड फीट एंड ऑब्जेक्ट टू योर सेल्फ। अपने हाथ पाँव अपनी चीज़ें अपने तक महदूद रखें, यानी कि अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने साथ बैठे हुए बच्चे की भी रिस्पेक्ट करें, उन्हें मारना ना शुरू कर दे उठा के जो चीज़ आपका दिल चाहे। तो अपने हाथ पाँव और ऑब्जेक्ट्स को अपने तक महदूद रखें। फिर जी हमारे पास आता है बी फ्रेंडली एंड पोलाइट टू एवरीवन। हर एक के साथ फ्रेंडली रहें और आराम से बात करें, ये नहीं कि उठे और बस धड़ 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 क्यों कर दे, मारना कर ओ सख्त बोलना। बी फ्रेंडली एंड पोलाइट टू एवरीवन, ये इसके बाद सेकंड है जी। इसके बाद है जी बी पेशेंट लिसनर, सुकून से सुना करें हर एक की बात, इंटरप्ट मत किया करें। रिस्पेक्टफुल, बेसिकली अगर आपके पास आता है हु आर रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट या व्हाट आर द टाइप ऑफ रिस्पेक्ट स्टूडेंट या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं रिस्पेक्टफुल प्रोसेस के अंदर, तो आप कहेंगे जी एज अ स्टूडेंट कीप हैंड फीट एंड ऑब्जेक्ट टू योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट इज बी फ्रेंडली एंड पोलाइट टू एवरीवन। थर्ड इज बी पेशेंट लिसनर। फोर्थ इज follow direction the first time they are given। हर वो बात समझा करें, माना करें टीचर की जो पहली दफ़ा आपको मिल जाए, या स्टूडेंट आपको कहता है कि ओके मेरी इस चीज़ को नहीं छेड़ना तो नहीं छेड़ना, यानी इस बुक को नहीं लेना तो नहीं लेना, पेंसिल लेनी है तो नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें। स्पीक इन अ क्वाइट काम वॉइस, एक नरम आहिस्ता आवाज़ में बात करें। रेज योर हैंड व्हेन यू विश टू स्पीक, और अपने हाथ को बुलंद करें, ऐसा नहीं कि टीचर पूछ रही है सारे एकदम से हो जाए। अपने हैंड को रेज करें और इंतज़ार करें कि टीचर आपको अलाउ करेगी तो आप बोलेंगे। बी रिस्पॉन्सिबल में हम देखते हैं जी, कीप क्यूबीज डेस्क एंड क्लासरूम क्लीन्स, अपने आसपास की हर चीज़ को क्लीन करें। वॉक एट ऑल टाइम, स्टे ऑन टास्क, टास्क में रहें। वर्क एट ऑल टाइम करें जी, टर्न वर्क इन ऑन टाइम, अपना काम उसी टाइम पे ख़त्म करें। अपने डेस्क क्लासरूम क्यूबीज को साफ रखें। वर्क करें जी हर टाइम, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, आई थिंक इसमें कुछ मसला है, ये वर्क है। चलें जी, वर्क एट ऑल टाइम है। स्टे ऑन टास्क, अपने टास्क पर रहें और टाइम पर अपने काम को ख़त्म करें। बी रेडी में क्या आएगा, गो डायरेक्टली टू योर सीट व्हेन एंटरिंग द रूम। क्लासरूम में जब आप एंटर होते हैं तो फ़ौरन से अपनी सीट पे जाएंगे, ये नहीं कि अपने बैग रखा सीट पे और चल पड़े आगे की तरफ। ब्रिंग नीडेड मटेरियल एंड असाइनमेंट टू क्लास, टीचर जो चीज़ आपसे चाहती है आप फ़ौरन से उसे दे दें। ये एक डिसिप्लिन क्लास का एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है। प्रोग्राम कंपोनेंट इंक्लूड डेवलपिंग एंड शेयरिंग क्लियर रूल्स, providing daily opportunities for success in school, suspension for non-complaint student। इसके बाद टॉपिक नंबर 213 है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हम देखते हैं स्टूडेंट विद बिहेवियर प्रॉब्लम नीड टू एनालाइज विद इन देयर पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो होते हैं जिनकी बिहेवियर प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके अंदर किस चीज़ का इशू आ रहा है, वो किस बात पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। टीचर का काम है वो काउंसिल करें या काउंसलिंग प्रोग्राम बनाएं और एक गाइडेंस प्रोड्यूस करें क्लास में कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसकी ये रेजोल्यूशन है या ये उसका सलूशन है। The notation that each person's psyche includes child, adult and parent components is basic the TA philosophy। अब हम आगे चल के देखेंगे what is TA philosophy, तो इसके बेसिक क्या है। The notation that each person's psyche, हर इंसान की psyche डिफरेंट होती है और ये TA philosophy में इसे प्रॉपर एड्रेस किया गया था। टॉपिक नंबर 214 है जी
एडलेरियन अप्रोच। अब एडलेरियन अप्रोच क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 5 मार्क्स का आ सकता है कि व्हाट इज एडलेरियन अप्रोच। एडलेरियन अप्रोच इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर variety of methods which emphasize understanding the individual reason for maladaptive behavior and helping misbehaving students to alter their behavior. It seeks to find out ways to get student need met. This approach has shown some positive effects on self-concept and एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट। बेसिकली एडलेरियन अप्रोच एक अम्ब्रेला की तरह होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस पड़े होते हैं। अब उसमें अब टीचर चेक करते हैं कि इस बच्चे का बिहेवियर किस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है या किस उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फिर वो देखेगी क्योंकि ये सॉल्यूशन इस पर फिट आता है, वो उस बच्चे की हेल्प करेगी और इस तरह ये पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर और एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट का बेहतर हो जाएगा। अब चलते हैं जी टॉपिक नंबर 215। होप्स आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट टीम लर्निंग। स्टूडेंट टीम लर्निंग इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्टूडेंट टीम लर्निंग? ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर है और इंस्ट्रक्शनल रेदर देन डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजी। ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर है और इंस्ट्रक्शनल है, ना कि वो एक डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजी है। अगर हम बात करते हैं इट यूज however appear to have a positive effects upon the incidence of classroom misbehavior as it enables students to interact with each other, learn interpersonal skills. लेसन नंबर 216। अगर हम बात करते हैं जी टीचर ट्रेनिंग इन क्लासरूम डिसिप्लिन। टीचर कैसे ट्रेनिंग करती है क्लासरूम डिसिप्लिन पर? ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड इंक्लूड लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ। अब कौन कौन से एरियाज में प्लानिंग टीचर की हो सकती है या ट्रेनिंग हो सकती है? ऑर्गेनाइजिंग द रूम एंड मटीरियल। अब टीचर बच्चों को कहे जी अपनी क्लास रूम को ऑर्गेनाइज करें और उसमें चार्ट्स लगाएं, मटीरियल को ऑर्गेनाइज करें। एक टीचर काम करे कि एक सेट ऑफ रूल्स के अंदर एक आप यूँ कह ले चार्ट पे सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं, उनके प्रोसीजर्स लिखते हैं। स्टूडेंट को अश्योर करें कि वो उसमें अकाउंटेबिलिटी को शो करें। फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग कॉन्सिक्वेंसेस करें। प्लानिंग एक्टिविटीज़ फॉर द फर्स्ट वीक। टीचर बताए कि फॉर्मुलेट कर सके और एक्सप्लेन कर सके कॉन्सिक्वेंसेस को, और टीचर रिस्पॉन्सिबल शो हो या यूँ कह लेंगे प्लानिंग एक्टिविटीज़ बताए बच्चे को पहले वीक में आपने ये करना है, सेकेंड वीक में ये करना है, वो चार्ट पे सारा लिख दे। मेंटेनिंग द मैनेजमेंट सिस्टम। और टीचर की जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन करे मैनेजमेंट सिस्टम को। क्या क्या टीचर बनाए? टीचर बेसिकली एक चार्ट बनाए। अब उस चार्ट में वो चार्ट बनाएगी जी, एक चार्ट बनाए। अब उसमें वो ऑर्गेनाइज करे जी हर क्लासरूम के हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करे, हर चीज़ को। फिर उसके बाद वो डेवलप करे एक वर्कशीट डेवलप करे जी, वर्केबल सेट ऑफ रूल, वर्केबल सेट ऑफ रूल्स यानी रूल्स को डेवलप करे। बेसिकली वो रूल्स को डेवलप करे और फिर उनके प्रोसीजर भी बताए। ये पूरा ही ऐसे आ जाएगा। इसके बाद वो श्योर कराए बच्चे को कि वो जो रूल्स उसने बताए हैं कि वो उन पर वो अमल करेगा। एश्योरिंग स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी आ गया। इसके बाद वो करे जी एक्सप्लेन करे और फॉर्मुलेट करे हर वो कॉन्सिक्वेंसेज जो उस पर काम करने के लिए ज़रूरी हैं। कॉन्सिक्वेंसेज बेसिकली वो रस्ते वो प्रोसीजर्स होते हैं जिन पे अमल करके इंसान अपने गोल्स तक पहुंच सकता है। मुमकिना, अगर आप कहें कि मुमकिना एक प्रोसीजर्स आपके किसी भी काम के या रास्ते या वो औजार जिनके मदद से आप चल के वो काम कर सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग करे और एक्सप्लेनिंग भी करे। याद रखें वो एक्सप्लेन भी हो, बच्चे को पता होना चाहिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये रास्ते हैं। टीचर प्लान भी करे एक्टिविटीज़ को, प्लान करे जी एक्टिविटीज़ को, और उसके बाद टीचर मैनेज भी करे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए थी। अब जब वो सारा कुछ हो गया, अब ये चार्ट बन गया, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उन्होंने चार्ट देखा, आज ये काम करना है, वर्क ऑर्गेनाइज करना है जी अपने पूरी क्लासरूम को।
क्लासरूम को आपने ऑर्गेनाइज करना है। सेकंड, आपने डेवलप करनी है जी, अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है आप ऐसे लिखते हैं तो भी काफ़ी है। चार्ट, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चार्ट बनाए, उसमें वो ऑर्गेनाइज करे, क्लासरूम को डेवलप करे, एक वर्केबल सेट ऑफ रूल्स को और प्रोसीजर को। थर्ड करे कि वो श्योर कराए बच्चे वो काम करेंगे। फॉर्मुलेट करे, एक्सप्लेन भी करे और फॉर्मुलेट भी करे, प्लान एक्टिविटीज़ बताए और मैनेज करे पूरी क्लास को। तो ये था जी लेसन नंबर हमारा 36। इसके बाद आपका 37 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट हम वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।